अब जो नेक्स्ट है वो है 10वें नंबर पे हमारी परिमेय संख्या। परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्या जिनको इंग्लिश में बोला जाता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स वे संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में लिखा जा सके। मतलब कि हम जिनको P/Q मतलब कि किसी भिन्न के रूप में लिख सकें, है ना, उनको क्या बोला जाता है? परिमेय संख्या बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन होती है, P और Q है, P और Q ये दोनों हमारे क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन ये है। सेकंड ये होती है कि जो Q है, Q का मान जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। शून्य मतलब कि 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो दोनों कंडीशन P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। फर्स्ट थिंग ये है। सेकंड थिंग ये कि जो Q है वो Q का मान शून्य नहीं होना चाहिए। Q का मान शून्य इसलिए नहीं होना चाहिए क्योंकि किसी भी संख्या में यदि 0 से भाग दिया जाता है तो उसका जो आंसर आता है वो अपरिभाषित होता है। अपरिभाषित मतलब कि अनडिफाइंड होता है। इस वजह से Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? शून्य नहीं होना चाहिए। और P और Q क्या हो सके? P और Q क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकें वो सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं? हमारी परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जितनी भी हमारी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सभी की सभी क्या होती हैं? परिमेय संख्याएं होती हैं। और जो शून्य है वो शून्य भी एक परिमेय संख्या है। और जो भिन्न होती है तो प्रत्येक भिन्न एक परिमेय संख्या होती है। एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देख लेते हैं, जैसे मान लो 2, -3 ये सभी परिमेय संख्या है। 2/3 हो गया, 22/7 हो गया, और इस तरीके से एक्सेट्रा ये सभी क्या होती है? हमारी परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक, अब नेक्स्ट है हमारी अपरिमेय संख्याएं। 11वें नंबर पे जो है वो आ जाएगा हमारा अपरिमेय संख्याएं। इंग्लिश में अगर बोलें तो इरेशनल नंबर्स। अपरिमेय संख्याएं, परिमेय का जस्ट उल्टा, मीन्स की ऐसी संख्याएं जिन्हें P/Q रूप में ना लिखा जा सके उसे क्या बोलते हैं? हम अपरिमेय संख्या बोलते हैं जिनको P/Q में नहीं लिख सकते हैं हम। और कंडीशन यहाँ भी वही है कि Q का वैल्यू जो है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, अब P/Q के रूप में कैसे नहीं लिख सकते? ऐसी कौन सी संख्या हो सकती हैं? जो भी हमारी अंडर रूट में होते हैं, जैसे मान लो √2, √3, इनकी जो वैल्यूज हैं इनकी जो वैल्यूज हैं वो क्या दशमलव में आती हैं। मतलब कि ये खुद पूर्णांक संख्याएं नहीं है। और जब ये पूर्णांक नहीं है तो इनको हम परिमेय नहीं बोल सकते। ये कौन सी संख्याएं कहलाएंगी? हमारी अपरिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जितनी भी अंडर रूट वगैरह में होती हैं, ये √5, पाई एक्सेट्रा, ये सभी हमारी क्या होती हैं? अपरिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, बहुत से लोगों को कंफ्यूजन होती है कि पाई परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है। तो एक नोट डाल के लिख लें, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कंफ्यूजन दूर करने के लिए रहेगा आप लोगों के। ठीक, जो पाई है, पाई हमारी क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। पाई जो होता है वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्यों अपरिमेय संख्या क्यों है भाई? क्योंकि जो पाई का हम जो मान बोलते हैं 22/7, ये 22/7 पाई का यथार्थ मान नहीं है। यथार्थ मतलब कि एकदम सही मान नहीं है, ये इसका सन्निकट मान है। सन्निकट मतलब कि निकटतम मान है। ठीक है, इस वजह से 22/7 को तो हम परिमेय बोल सकते हैं। लेकिन जो पाई होता है, पाई हमारा क्या होता है? अपरिमेय होता है। अब नेक्स्ट है 12वें नंबर पे हमारा है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं इन्हें ही रियल नंबर भी बोला जाता है। इंग्लिश में इन्हें क्या बोलते हैं? रियल नंबर। सभी परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सभी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्याएं होती हैं, है ना। एग्जांपल के तौर पर 0, 1, -2, 2, √2, √3, पाई, ये सभी 22/7 ये सभी क्या होती हैं? सभी
वास्तविक संख्याएं होती हैं। वास्तविक संख्याओं में परिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं और अपरिमेय संख्याएं भी आ जाती हैं। तो वे सभी परिमेय अपरिमेय संख्याएं सभी की सभी क्या होती हैं, वास्तविक संख्याएं होती हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट जो है 30 नंबर पर अवास्तविक। अवास्तविक संख्याएं या काल्पनिक संख्याएं या अधिकल्पित संख्याएं, इनको इंग्लिश में बोला जाता है इमेजनरी नंबर्स। मतलब कि ऐसी संख्याएं जिनका वास्तव में अस्तित्व ना हो, जिनको केवल क्या किया जा सके, इमेजिन किया जा सके, मतलब कि जिनकी कल्पना की जा सके, है ना, वो क्या होती है, हमारी काल्पनिक संख्याएं होती हैं या फिर अवास्तविक संख्याएं होती हैं। और हम ये भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जो वास्तविक ना हो क्या कहलाती हैं, अवास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, जैसा कि अंडर रूट में कोई भी संख्या आ जाए, जैसे -2, अंडर रूट -4, ये सभी की सभी क्या कहलाएंगे, हमारी अवास्तविक या फिर काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, एक्चुअल में इनका जन्म कैसे हुआ और इनको काल्पनिक संख्याएं हम क्यों, किस बेसिस पर इनको इमेजिनरी नंबर या फिर काल्पनिक संख्या कहा जाता है। ठीक है, इसके लिए हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा देखेंगे, काल्पनिक संख्याओं के बारे में देखेंगे। एक मैथमेटिशियन थे, ठीक है, गणितज्ञ थे आइगन। उन्होंने देखा कि x² + 1 इक्वल टू अगर 0 ले लें हम, और यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश करें तो x² इक्वल टू आएगा -1 और x इक्वल टू आ जाएगा अंडर रूट ऑफ -1। अब अंडर रूट ऑफ -1 इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता, इसलिए उन्होंने इसको क्या नाम रख दिया कि भाई इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए इसका मान जो होगा वो क्या होगा, आई फॉर इमेजनरी, मीन्स की इसकी सिर्फ हम कल्पना कर सकते हैं, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो हमने जो इस अंडर रूट में -1 है इसको क्या बोला गया, आई, है ना, और आई फॉर इमेजनरी। ठीक, तो तब से अंडर रूट -1 की वैल्यू क्या हो जाएगा, आपका आई। तो यहाँ से हम -1 की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो -1 इक्वल टू हो जाएगा आई स्क्वायर, या फिर हम बोल सकते हैं कि आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, -1। इसी तरीके से इनको सॉल्व नहीं किया जा सकता, इनको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व होंगे हमारे आई के फॉर्म में, मीन्स कि इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 2i, इसको आप लिख सकते हो 4 का तो निकल के आ जाएगा 2 और अंडर रूट में -1 बचेगा तो -1 का क्या हो जाएगा, हमारा आई। ऐसे ही इसको लिखा जा सकता है अंडर रूट 6 और क्या, अंडर रूट में जो -1 हुआ तो उसको क्या लिखा जा सकता है, आई। मतलब हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिनके साथ में क्या लगा हो, आई लगा हो, वो सभी क्या कहलाएंगे, हमारी काल्पनिक संख्याएं कहलाएंगी या फिर अधिकल्पित संख्याएं कहलाती हैं। ठीक, अब हमारी दो तरीके की संख्याएं और बची हुई हैं, एक पूर्ववर्ती 14वें नंबर पर पूर्ववर्ती संख्याएं, और एक और है हमारी अनुवर्ती बोल सकते हैं या फिर परिवर्ती बोल सकते हैं, परिवर्ती संख्याएं। ठीक है, तो पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है, पूर्ववर्ती संख्या अगर निकालनी है तो कोई सी भी संख्या और उस संख्या में से अगर हम एक माइनस कर देते हैं या एक घटा देते हैं तो वो कौन सी संख्या मिल जाती है, हमें पूर्ववर्ती संख्या प्राप्त हो जाती है। जैसे कि मान लो आपसे बोल दिया जाए 23 की पूर्ववर्ती संख्या, तो 23 की पूर्ववर्ती संख्या क्या हो जाएगी, हम 23 में से क्या माइनस कर देंगे, 1, मीन्स की 22, तो 23 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी, 22 होगी। ठीक है, अनुवर्ती संख्या इसी का जस्ट अपोजिट होती है। अनुवर्ती या परिवर्ती संख्या अगर बोले हम तो कोई सी भी संख्या है और उस संख्या में यदि हम एक जोड़ देते हैं, 1 प्लस कर देते हैं, तो वो क्या प्राप्त होती है, हमें परिवर्ती बोला जा सकता है या फिर अनुवर्ती बोला जा सकता है। तो किसी भी संख्या की परिवर्ती, जैसे कि हम 23 का ही निकालें तो 23 की परिवर्ती संख्या निकालनी हो, परिवर्ती या फिर
अनुवर्ती संख्या, तो उसमें हम क्या करेंगे, 23 में 1 जोड़ देते हैं, 1 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 24, और ये 24 जो है वो 23 की क्या कहलाएगी, परिवर्ती या फिर अनुवर्ती संख्या। तो ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या है, मतलब कि पूर्व की, तो 1 माइनस कर देंगे, और अनुवर्ती या परिवर्ती बोला गया तो 1 उसी संख्या में 1 प्लस कर दो तो उसकी परिवर्ती संख्या हमको प्राप्त हो जाती है। तो ये हो गई हमारी संख्याएं, और संख्याओं का वर्गीकरण कंप्लीट हो गया। अब सभी पर आधारित कुछ शॉर्ट नोट्स हैं, मतलब मीन्स की नोट करके आप डाल के नोट्स बना लीजिएगा, नोट डाल के लिख लीजिएगा, ठीक है। सभी संख्याओं के बारे में एक एक करके हम देखेंगे। जैसे कि सबसे पहले शून्य। शून्य क्या है, शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बोल सकते हो, और शून्य एक परिमेय संख्या भी है, ठीक है। और अब आते हैं हम 1 पे। 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या, सबसे छोटी प्राकृतिक भी बोल सकते हैं या फिर बोलें प्राकृत, सबसे छोटी प्राकृत संख्या, ठीक है। जो 1 है वो ना तो भाज्य और ना ही अभाज्य है। जो 1 होता है वो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है, ठीक है। 2 पे आ जाते, 2 सबसे छोटी सम संख्या, ये बोल सकते हैं। 2 सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी 2 है, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है हमारी, ठीक। अब आ जाता 2, ये भी बोल सकते हैं कि 2 एकमात्र ऐसी सम संख्या है जो क्या है, अभाज्य है, ठीक। 3 सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या हमारी क्या है, 3 है। 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या, सबसे छोटी समभाज्य संख्या क्या है हमारी, 4 है। 4 सबसे छोटी समभाज्य संख्या है, या फिर सबसे छोटी भाज्य संख्या बोलें तो भी क्या है हमारी, वो 4 ही है। 9 सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, जो 9 है मतलब 9 है, वो हमारी सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या है, ठीक। तो कुछ और है टर्म्स हैं यूज की जाती हैं, जैसे कि योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम जैसे कि मान लो x है, तो x का योज्य प्रतिलोम निकालना, तो x का योज्य प्रतिलोम हो जाएगा आपका माइनस का x। किसी भी संख्या का योज्य प्रतिलोम क्या होता है, उसका चिन्ह बदल जाता है, ठीक है। तो x का योज्य प्रतिलोम क्या हो गया, माइनस का x हो जाएगा आपका। गुणन प्रतिलोम, जैसे मान लो x का गुणन प्रतिलोम, तो x का गुणन प्रतिलोम अगर आप निकालोगे तो वो क्या हो जाएगा, 1/x। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, लेकिन अगर योज्य प्रतिलोम लिखा है तो आपको सिर्फ चिन्ह बदलना है उसका, और अगर गुणन प्रतिलोम लिया है तो उसको क्या करेंगे, हम पलट देते हैं, मतलब कि 1 के अपॉन में आ जाएगा। तो x का योज्य प्रतिलोम -x, x का गुणन प्रतिलोम क्या हो गया, 1/x हो गया। इसी तरीके से आता है तत्समक। तत्समक क्या होता है, एक जोड़ का तत्समक होता है, एक जोड़ का तत्समक हो जाएगा, और एक है अपना गुणा का तत्समक। तत्समक मतलब अपन ये मीन्स ले सकते हैं कि ऐसी संख्या या फिर ऐसा अंक जिसको जोड़ने पर वही संख्या आ जाए, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा जोड़ का तत्समक। जोड़ का तत्समक होता है वो क्या होता है, हमारा शून्य होता है। क्यों, क्योंकि शून्य को यदि हम किसी संख्या में जोड़ते हैं तो वही संख्या आ जाती है, इसलिए जोड़ का तत्समक क्या कहलाता है,
शून्य कहलाता है। ठीक है, गुणा का तत्समक इसी प्रकार क्या हो जाएगा, गुणा का तत्समक वो अंक होगा या फिर वो संख्या होगी जिसका गुणा करने पर वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाए। जैसे कि गुणा का तत्समक हमारा क्या हो जाएगा 1, मतलब कि 1। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर हम 1 का गुणा करेंगे तो वही संख्या पुनः प्राप्त हो जाती है। ठीक है, तो गुणा का तत्समक आपका 1 और जोड़ का तत्समक आपका क्या कहलाएगा, आपका शून्य कहलाता है। ठीक, अब हम देखते हैं शून्य के बारे में कुछ, है ना। शून्य के बारे में कुछ बातें हैं जो हमको कुछ तो पता रहती हैं, लेकिन कुछ जो नहीं है पता वो हम देख लेते हैं। ठीक है, शून्य, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था, आर्यभट्ट ने। ठीक है, शून्य का आविष्कार आर्यभट्ट ने किया था। शून्य सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। शून्य ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक पूर्णांक है। शून्य ना तो ऋणात्मक ना ही धनात्मक पूर्णांक है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य एक परिमेय संख्या है। शून्य को किसी भी संख्या में जोड़ा जाए तो वही संख्या प्राप्त होती है। इसी वजह से हम इसको शून्य को जोड़ का तत्समक कहते हैं। कोई भी संख्या x में प्लस कर दिया तो क्या आएगा, x आएगा। शून्य को यदि किसी संख्या में से घटा दें तो वही संख्या प्राप्त होती है। शून्य में से यदि किसी संख्या को घटाया जाए तो वही संख्या ऋणात्मक चिन्ह के साथ प्राप्त होती है। 0 में से 1 को माइनस करोगे -1, 0 में से 2 को माइनस करोगे -2, 0 में से x को माइनस करोगे -x। शून्य से किसी संख्या में गुणा किया जाए तो वो शून्य प्राप्त होता है। शून्य से किसी संख्या में यदि हम गुणा करते हैं तो शून्य ही प्राप्त होता है। शून्य में यदि किसी संख्या से भाग दिया जाए तो शून्य प्राप्त होता है। शून्य में यदि हम किसी भी संख्या से भाग देंगे तो क्या प्राप्त होता है, हमें शून्य प्राप्त होता है। शून्य से किसी संख्या में भाग देते हैं तो इनफाइनाइट प्राप्त होता है। इनफाइनाइट मतलब कि अपरिभाषित। किसी भी संख्या में शून्य से अगर आप भाग देंगे तो आपको क्या प्राप्त होगा, इन्फिनिटी, मीन्स की अपरिभाषित प्राप्त होता है। यदि किसी संख्या की घात में शून्य हो, जैसे 1 की घात शून्य है तो उसका मान होता है 1। किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसका जो मान होता है वो मान क्या होता है, 1 होता है। किसी संख्या की घात अगर शून्य है तो उसका मान क्या होगा, 1 होता है। ठीक, अब कभी अभी ये पूछा जाता है कि कितने अंकों की कितनी संख्याएं संभव है। जैसे कि आपसे बोला जाए कि 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है, तो 2 अंकों की कितनी संख्याएं संभव है ये हमें पता करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है हमें। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेंगे और उसमें से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या माइनस कर देंगे। तो 2 अंकों की संख्या सबसे बड़ी संख्या में से 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या अगर घटाएंगे तो कितना बच रहा है हमारा, 90। तो 2 अंकों की कितनी संख्या संभव है हमारी, 90, है ना। ऐसे ही बोला जाए कि भाई 3 अंकों की कितनी संख्या संभव है, तो हम क्या करेंगे, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या घटा देंगे। ठीक है, तो जो हमारा बचेगा वो कितना बचेगा, हमारा 900। ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। अगर हमसे 3 अंकों की जितनी संख्या संभव है वो हो जाएंगी हमारी। अगर हमसे पूछा जाए कि भाई 4 अंकों की कितनी संख्या संभव है, तो हम क्या करेंगे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में से 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इस तरीके से क्या आ जाएगा हमारा 9000। ये 4 अंकों की सबसे बड़ी
संख्या। इन तीनों से एक चीज आपने नोटिस की होगी कि अब हमें सबसे बड़ी में से सबसे छोटी घटाने की जरूरत नहीं है। हमें एक तरीका और समझ में आ गया, अगर हमें ये बताना है कि कितने अंकों की कितनी संख्या संभव है तो हम डायरेक्टली लिख के उसको बता सकते हैं। एक बार 9 ले लेंगे और बचे हुए क्या ले लेते हैं, हम शून्य ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि 4 अंकों की सबसे बड़ी 4 अंकों की कितनी संख्या संभव है, तो हमने 9 लिया और फिर कितने जीरो और बढ़ा देंगे 4 अंक की बनाने के लिए, 3 जीरो और बढ़ा देंगे। ठीक है, इसी तरीके से अगर हमसे पूछा जाता कि 7 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, 7 अंकों की कितनी संख्याएं संभव हैं, तो हम क्या करते, 9 ले लेंगे और पीछे अब हम कितने जीरो बढ़ाएंगे, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा संख्या पद्धति का ये वाला पोर्शन कंप्लीट हुआ।